हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट लॉ जेआरएफ के बारे में बात करने वाले हैं कि 50 दिन में प्रिपरेशन हो पाना पॉसिबल है या नहीं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना टाइम देना है, पार्ट 1 का क्या करना है, अगर हम लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में कैसे से डील करें। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप जेन्युइनली तैयारी करना चाह रहे हैं और मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि दिन बहुत कम बचे हैं, इस बार पेपर नहीं देते हैं, ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि दिन बचे हैं बाद में देखी जाएगी, ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज़ ये सारे थॉट्स दिमाग से निकाल दो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो टाइम मत वेस्ट करो ना, और देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू प्रिपेयर, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो आप दिमाग में बिठा लो कि आपको प्रिपरेशन करना है। मैं मानती हूँ आपकी लाइफ में अलग चैलेंजेस होंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन जितना टाइम हो उसमें पढ़ते हैं। जो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता ना, जो हो सकता है उसे एक बार करके देखते हैं। एंड यू नेवर नो, पता नहीं, हमें पता थोड़ी है कि पेपर क्या पता कैसा आ जाए। मैंने ऐसे देखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं लिटरली जिन्होंने ना 30-40 डेज पढ़ा, उनका जेआरएफ क्लियर है। क्यों? क्योंकि क्या पता उन क्वेश्चन ऐसे आगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वी नेवर नो। तो अपने तरफ से तो कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आगे मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। मैं बाइफरकेशन करना चाहूँगी। तो यहाँ पे जो बाइफरकेशन ऐसे करना चाहूँगी, जैसे कुछ बच्चे होंगे जो कि जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉर्ट्स, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, ये सब क्लियर होगा। तो आप उसके एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। अब एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करना है? एमसीक्यूज जो है आप लोग पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप लोग सिंगल्स की बुक से कर सकते हैं या आर गुप्ता से कर सकते हैं, या जो भी आपको ठीक लगे आप डाउनलोड कर लीजिए, वैसे कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। मुझे थोड़ा सा हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में पसंद है, तो मैंने ये बुक्स खरीदी थी। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे करिए। तो वहाँ पे आप वो सारे क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दीजिए, और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े उनको आप पढ़िए। बाकी वो स्टूडेंट्स जो कि एलएलएम कर रहे हैं या फिर वो कहीं जॉब वगैरह करते हैं, तो आप लोगों को क्या कहते हैं, अगर आपके कंसेप्ट आपने रिसेंटली पढ़े हैं तब तो ठीक है, बट रिसेंटली नहीं पढ़ा है तो मतलब आपको थोड़ा रिविजन की ज़रूरत है। अरे मैं मान के चलती हूँ नेट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप ठीक से एलएलएम कर रहे हैं, है ना, ठीक से आपने एलएलएम किया है, प्रॉपर एंट्रेंस वगैरह दिया है, तो आपके बेसिक्स कहीं ना कहीं क्लियर होंगे। और अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर तो मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो जिनके बेसिक्स क्लियर है आप क्या करिए, जस्ट रिवाइज करिए और आगे एमसीक्यू मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और जिनके बेसिक्स वगैरह नहीं क्लियर, या फिर ऐसा कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स के बेसिक क्लियर हैं, कुछ सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप लोग क्या करिए, जिसके बेसिक नहीं क्लियर उसको थोड़ा पढ़िए, और जिसके क्लियर उसके पीवाईक्यूज करिए। और अगर आपके सारे ही सब्जेक्ट्स में बेसिक क्लियर नहीं है, आपका नील बट्टे सन्नाटा चल रहा है, तो मैं कहूँगी आप सारे सब्जेक्ट्स मत पढ़िए। तो आप जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसे पढ़िए, जैसे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया हमारा, है ना, कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया। मतलब ये 5-6 सब्जेक्ट्स है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। और इसको भी कैसे पढ़ना है, इसको पहले आप लोग पीवाईक्यूज जो है उसे करिए, देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है पिछले 2-3 साल के पेपर उठाइए, उसे देखिए, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाइए आपको कितना पढ़ना है, कितना डिटेल में जाना है। हर सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है अलग है, हर सब्जेक्ट अलग तरीके का डेप्थ मांगता है। अगर जैसे मैं एनवायरमेंटल लॉ का एग्जांपल दूँ, एनवायरमेंटल लॉ कितना वास्ट है, बट एक बार आप उसको मतलब क्वेश्चंस देखोगे ना, क्वेश्चंस बहुत ऊपर ऊपर से आता है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको एनवायरमेंट लॉ ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछली बार कंपेरेटिव लॉ के इतने सारे क्वेश्चन आ गए जो कि नॉर्मली लोग सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, बट अब हम पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना हमने पिछला देखा है उसके हिसाब से हम लोग मतलब अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, करेक्ट। तो आप देखिए किस सब्जेक्ट में कितना डेप्थ की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, वहाँ पे जो केसेस है ना उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कौन सा केस पहले आया था। जूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्ट की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, कौन जूरिस्ट जो है पहले, कौन बड़ा है, कौन जूरिस्ट कौन छोटा है। तो इन सब्जेक्ट को आपको इस ढंग से पढ़ना होगा। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, तो उनको ऐसा लगता होगा कि नेट हम मानते हैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑब्वियसली उसका लेवल हाई है नेट के कंपैरिजन, बट क्वेश्चन ज़रूर देखना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेरे पास ये चार्ट है, मैंने यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो सारे सब्जेक्ट्स, और कितना मतलब
कितना कम्प्रिहेंसिव है, मतलब कितना बड़ा है वो सब्जेक्ट, उस हिसाब से मैंने दिन डिवाइड किए। तो 50 दिन बचे हैं। मैंने जो है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का टाइम सिर्फ 35 डेज़ रखा है। मैं यहाँ पे सिर्फ पार्ट 2 की बात कर रही हूँ, पार्ट 1 की यहाँ पे बात नहीं कर रही, क्योंकि इन केस अगर आप पार्ट 1 भी करना चाहो तो पार्ट 1 का भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल पार्ट 2 की बात करते हैं। मैंने जानबूझ के अराउंड 35 डेज़ रखे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो लास्ट के डेज़ है उस पर आप लोग जो आपने ऑलरेडी पढ़ा उसका रिविजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए, ये मेरा पर्पस है। क्योंकि नया देखो, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में ओशन है, तो अंत तो है नहीं, आप जितना पढ़ लो कम ही है। तो मेरे हिसाब से जितना आपने पढ़ा उससे एटलीस्ट वो उसका ग्रिप स्ट्रांग होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे ना, तो MCQ सॉल्व करेंगे तो मतलब यू विल डू गुड, ट्रस्ट मी, विल डू गुड। अब जैसे मैं आपको ये प्लान बताऊँ उससे पहले एक बात दिमाग में रखना कि ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उससे पहले मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है PYQ देखिए, PYQ देखिए और देखिए आपकी पोजीशन क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट पे आपको कितना ध्यान देना है, वो आपका पर्सनल होगा, मैं नहीं बता सकती हूँ। कुछ कुछ बच्चों का तो कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है, तो उस पर डेफिनेटली उसकी उस पर कमांड ज़्यादा होगी, है ना, तो वो आप देखिए। बाकी मैं ये आपको बताती हूँ, जूरिस्प्रूडेंस के लिए 3 दिन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए 4 दिन। मैंने इस वजह से दी क्योंकि उसमें बहुत याद करना होता है, और जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं ना नेट में, मुझे तो पब्लिक इंटरनेशनल में बड़ा ही भारी लग रहा था। फिर टॉट्स के लिए 3 दिन, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों का मिला के 5 दिन बहुत है, कंपेरेटिव पब्लिक लॉ 2 दिन। पहले तो इसे लोग कंसिडर भी ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन पिछली बार जैसा क्वेश्चन आया उसके लिए 2 दिन ठीक है। जो हमारे क्रिमिनल लॉज के लिए 3 दिन, फैमिली लॉ के लिए 4 दिन, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स हैं और क्वेश्चन मुस्लिम लॉ में, तो मुस्लिम लॉ का तो अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं तो सर के ऊपर से चला जाता है, इतने सारे टर्म्स हैं, इस वजह से 4 दिन। कमर्शियल लॉ मतलब जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ये सब है, 3 दिन। एनवायरमेंट और ह्यूमन राइट्स को आप 3 दिन दे दीजिए, और IPR और IT के लॉ को भी 3 दिन दे दीजिए। तो IPR और IT में भी ना डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, डेप्थ में नहीं आता है ना। हमारा एनवायरमेंट लॉ में भी डेप्थ में नहीं आता है, तो इन सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिसोर्स बहुत लिमिटेड रखिए। अगर आप किसी एक बुक से पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी एक बुक से पढ़िए, मतलब या आपके पिछले नोट्स हैं तो आप पिछले नोट्स अपने, मतलब मैंने तो अपने नोट्स से पढ़ा था जो मैंने चैनल पे डाल रखा है, या फिर मैंने तो उससे पढ़ा था। बाकी आपका अपना अपना नोट्स होगा, अगर आपका अपना नोट्स है तो आप उसको उसको पढ़िए, और अपने नोट्स नहीं, आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल को फॉलो करिए। ये नहीं कि इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, वो अपने आप को ट्रिक कर रहे हो, कुछ होगा नहीं, अपने आप को ट्रिक कर रहे हो। तो इसका ध्यान रखना और बहुत वाइजली चूज़ करना आपको पढ़ना कहाँ से है। मैं पर्सनली बता नहीं सकती पार्ट 2 के लिए, क्योंकि मैंने तो अपने ही नोट्स पढ़े थे, जब मैंने अपने चैनल पे पढ़ा है मैंने उतना ही पढ़ा था, और बाकी जो थी वो मेरे अपने नोट्स से, मैंने बाहर का कुछ नहीं लिया था, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती पार्ट 2 का कि कौन सा चैनल आपको रेफ़र करना है। आप क्वेश्चन देखेंगे ना आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकती, वो अब आपका काम है और आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और PYQs बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है, ये क्लियर रखना है, ये नहीं कि 10 जगह से आप पढ़ रहे हो। उसके बाद पार्ट 2 से तो रिलेटेड यही मोटी-मोटी बातें थी कि रिसोर्स वगैरह अपना लिमिटेड रखना है और PYQs लगातार सॉल्व करते रहना है, और ये पूरा था हमारा पार्ट 2 से रिलेटेड। एक बात ध्यान रखना, इतना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, जब पढ़ रहे हो तो बहुत ऐसे मत पढ़ो कि एकदम मतलब दिमाग में आ ही जाना है, नहीं। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ऑप्शंस भी हैं आपके पास, और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहता UGC नेट में, ऑप्शंस ईज़ी रहते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना, तो आप उसे ईज़िली कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेशन आता होगा ना, तब मतलब सही आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा लोड लेके इसे नहीं करना है। अगर आपको आइडिया है ना थोड़ा बहुत, तो आप कर लोगे इसको। अब पार्ट 1 की बात रही। पार्ट 1 अगर आपका पार्ट 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो मैं कहूँगी कि आप लोग पार्ट 1 पे आइए, या फिर पार्ट 2 मतलब ठीक-ठाक है, तो भी आप पार्ट 1 प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आपका पार्ट 2 ही कुछ नहीं हुआ है और आप चल रहे हो उसका पार्ट 1 को करने, मैं रिकमेंड करूँगी कि पार्ट 1 को रहने दीजिए, पार्ट 2 को करिए। क्योंकि हम लोग का जो बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है ना? मतलब वो हर स्टूडेंट का अलग-अलग होगा। मेबी जिन्होंने LLB किया होगा, उससे पहले उन्होंने कुछ और पढ़ा होगा, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट अगर जिसका प्योरली ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है, उनके लिए पार्ट 1 थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और तो आप उस हिसाब से ध्यान रखिए, और अगर आपका मान लो ठीक-ठाक हो रखा है, आपका पार्ट 2 ठीक है ना?
देखो पूरा तो नहीं होगा, अगर आप सोचोगे कि परफेक्ट कर ले तो परफेक्ट तो नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट ओशियन है खुद में, तो आपको क्या करना है, जो पार्ट 1 है उसमें का इम्पोर्टेंट चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के समझ आएगा। मैंने क्या किया था, जैसे ये सबको पता होगा कि परसेंटेज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 में। मैथ्स से रिलेटेड तो परसेंटेज वाला पूरा क्वेश्चन आ जाएगा कि चार्ट बना देंगे और उसमें मतलब परसेंटेज वाला अराउंड 4-5 क्वेश्चन वो रहते हैं। फिर आ जाएगा वो स्पीड वाला क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाला क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आप ध्यान अपना मैथ्स पे दीजिए। अब ये नहीं कि आप करंट अफेयर्स लेके बैठ गए, है ना, आप अलग अलग चीज़ें लेके बैठ गए जिसमें से क्वेश्चन कम आते हैं, वो सब मत लेके बैठिए। उन सब का समय नहीं है, क्योंकि दिन कितने रह गए, इतने कम दिन रह गए, तो कुछ बहुत ज़्यादा फालतू मत लीजिए। और बहुत डिटेल में मत पढ़िए कि आप केवीएस मदान की बुक लेके बैठ गए, या आप लगे जो घंटों घंटों वाला लेक्चर है वो लेके बैठ गए। नहीं, आप शॉर्ट में देख सकते हैं। मैंने पार्ट 1 के लिए क्या किया था, जैसे मैंने क्लास 12 में मेरा मैथ्स था, तो मेरे को मैथ्स का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है, तो मैंने मैथ्स वाली चीज़ें कर ली थी। उसमें मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने बाकी बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं करी थी। मैंने एक चैनल को फॉलो किया था और शॉर्ट में वीडियोस थी, मैंने जस्ट उसी को देखा था, तो मेरे लिए हेल्पफुल था। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, उससे पूरा ही हो गया था, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैंने जिस चैनल को फॉलो किया था पार्ट 1 के लिए, मैंने कुमार भरत को फॉलो किया था। अब सबका अपना अलग अलग हो सकता है ना, जो आपको ठीक लगे, पर मुझे पर्सनली ठीक लगा था। अब सबका अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो पार्ट 1 के लिए मैं यही कहूँगी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, पहले उसे करो। और इंपॉर्टेंट चीज़ें में बहुत सारी एम्पल ऑफ वीडियोज़ हैं। मेरा मेजर फोकस था यहाँ पे पार्ट 2 था। पार्ट 1 के लिए बहुत सारी वीडियोज़ है जो कि आपको बता देंगे कि कौन से सब्जेक्ट में से क्या इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला किसी एक चैनल को फॉलो करिए जो कि आपको शॉर्ट में चीज़ें बताए, और उसके PYQ सॉल्व करिए, तो आपको भी अंदाज़ा लगता रहेगा कि अच्छा ये नहीं वो, है ना। और बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें पार्ट 1 की मत करिए, क्योंकि सर्टेन तो है नहीं, इतना अनसर्टेन है, और आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे दे दोगे जबकि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड भी नहीं है। तो जैसे मैथ्स वाले क्वेश्चन है उसमें आप गलत नहीं जा सकते हो। यही होगा ना, डेटा बदल जाएगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, परसेंटेज का, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना। तो ये सब रिस्क वाले क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ये मतलब होता है ना कि एकदम श्योरिटी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करिए जहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेड है। अब आके आप खुद समझदार है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने तो अपनी प्रिपरेशन किया था, जब मैंने नेट का लास्ट ईयर मैंने दिया था, सो आई क्लियर UGC नेट। तो वहाँ पे मैंने 25 डेज़ प्रिपरेशन किया था, और 25 डेज़ में मैंने क्या किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बस PYQ सॉल्व किए थे। मैंने पिछले 10 साल के PYQ सॉल्व किए थे, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मैंने पढ़ा था, डेट्स सेट। क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो था, इतने मैंने सवाल देख लिए, मुझे समझ आ चुका था इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके क्रोनोलॉजी याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने दीवार पर क्या किया था, जो कौन सा केस पहला है, जितने भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के केसेस मुझे पता थे, या जो मुझे PYQs के थ्रू पता चले, उनका मैंने एक लिस्ट बनाया, सीरीज में अरेंज कर दिया, कौन सबसे पहला है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और एक वर्ड में उसके आगे लिख दिया कि केस इससे रिलेटेड है। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। अब आप ऐसे ही कर सकते हो, जूरिस्ट का, जूरिस्प्रूडेंस में जो है उनको अरेंज कर सकते हो, कौन पहला है कौन बाद में, तो ये सब आपको हेल्प करेगा। बाकी काफ़ी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी चैनल पे, है ना, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए 1 लाइनर्स लेके आऊँ, जो कि आपके लिए पढ़ने में ईजी होगा। देखो कंसेप्ट का तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कोशिश करूँगी वो सारी वीडियोज़ लेके आऊँ। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, कोई क्वेरी या कोई फीडबैक है तो आप लोग प्लीज़ पूछिएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।